नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे सख्त कानून की। एक ऐसा कानून जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1985 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट की। देखिए, किसी भी कानून की असली ताकत ना उसकी प्रस्तावना में छिपी होती है। और एनडीपीएस एक्ट की शुरुआत ही दो बहुत पावरफुल शब्दों से होती है, समेकित और कड़े। समेकित मतलब ड्रग्स से जुड़े जितने भी पुराने बिखरे हुए कानून थे सबको एक साथ ले आना। और कड़े मतलब जो नए प्रावधान बनेंगे वो पहले से कहीं ज्यादा सख्त होंगे। बस इन्हीं दो शब्दों से पता चल जाता है कि ये कानून कितना सीरियस है। तो मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझे तो मकसद ये था कि ड्रग्स से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो तस्करी हो या फिर कोई नशा कर रहा हो, सबके लिए एक ही बहुत पावरफुल कानून होगा। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, ये कानून बना ही क्यों, फिर इसमें क्या क्या मना है, सजा कैसे मिलती है जो कि मात्रा पर निर्भर करती है, ये ड्रग्स के फाइनेंशियल एंगल पर कैसे वार करता है, और आखिर में क्या इससे बचने का भी कोई रास्ता है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल कि भाई इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। जरा सोचिए, 1985 से पहले ना ड्रग्स को लेके कोई एक बड़ा कानून था ही नहीं। छोटे मोटे कई कानून थे, पर वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। तो एनडीपीएस एक्ट ने क्या किया, उसने इन सबको एक साथ लाके एक बहुत ही मजबूत, एक सख्त फ्रेमवर्क बना दिया। और देखिए, इसका मकसद सिर्फ एक नहीं था बल्कि दोहरा था। एक तो ये कि भारत को इंटरनेशनल ड्रग ट्रीटीज के साथ खड़ा करना था, और दूसरा, देश के अंदर जो ड्रग्स का पूरा कारोबार चल रहा था उस पर एक जोरदार चोट करनी थी। तो ठीक है, कानून क्यों बना ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि ये कानून असल में रोकता क्या क्या है। और मैं बता दूं, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। कैनबिस यानी भांग। अब देखिए, कानून सिर्फ ये नहीं कहता कि भांग बैन है, नहीं, वो चरस को अलग से डिफाइन करता है, गांजा को अलग से, और इनसे बनी हर एक चीज, चाहे कोई मिश्रण हो या पेय, सबको अलग अलग बताता है। यहीं से अंदाजा लगता है कि ये कानून कितनी डिटेल में, कितनी बारीकी से लिखा गया है। और इसका जाल कितना फैला हुआ है ये सेक्शन 8 में साफ साफ दिखता है। मतलब पौधे उगाने से लेकर उसे बनाने, रखने, बेचने, खरीदने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, यहाँ तक कि इस्तेमाल करने तक, पूरी की पूरी सप्लाई चेन को ही इल्लीगल बना दिया गया है। सच में कुछ भी नहीं छोड़ा है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अक्सर लोगों को लगता है कि ये कानून सिर्फ बड़े बड़े तस्करों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 27 साफ कहता है कि अगर कोई इन चीजों का पर्सनल कंजम्पशन भी करता है, मतलब खुद इस्तेमाल भी करता है, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। वो है क्वांटिटी के हिसाब से सजा का सिस्टम। मतलब कितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई हैं, सजा उसी पर तय होगी। तो सवाल ये है कि सजा की गंभीरता, मतलब सजा कितनी सख्त होगी, ये तय कैसे होता है। और इसका सीधा सा जवाब है पकड़े गए ड्रग्स की क्वांटिटी पर। देखिए, कानून में एक टर्म है स्मॉल क्वांटिटी, या कह लीजिए अल्प मात्रा। ये सरकार तय करती है कि हर ड्रग के लिए स्मॉल क्वांटिटी कितनी होगी, और माना यह जाता है कि इतनी मात्रा पर्सनल यूज के लिए हो सकती है, इसलिए इसमें सजा भी कम होती है। और फिर इसके ठीक ऑपोजिट है कमर्शियल क्वांटिटी, यानी वाणिज्यिक मात्रा। ये एक बड़ी क्वांटिटी है, और इससे देखकर ये माना जाता है कि ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि बेचने या तस्करी के लिए है। और जैसे ही मामला कमर्शियल क्वांटिटी का बनता है ना, सजा जमीन आसमान के अंतर से बढ़ जाती है। अब जरा सजा का फर्क देखिए। अगर स्मॉल क्वांटिटी पकड़ी जाती है तो सजा है 1 साल तक, ठीक है। लेकिन अगर कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी जाती है तो मिनिमम सजा ही 10 साल के रिगरस इम्प्रिजनमेंट से शुरू होती है, और ये 20 साल तक जा सकती है। ऊपर से भारी जुर्माना अलग, और ऐसे मामलों में बेल मिलना भाई लगभग नामुमकिन हो जाता है। और हाँ, इन दोनों के बीच की जो मात्रा है उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पर रुकिए, बात सिर्फ जेल की सजा पर खत्म नहीं होती। एनडीपीएस एक्ट का एक और बहुत ही पावरफुल टूल है, और वो सीधा हमला करता है ड्रग्स से कमाए गए पैसे पर। ये आता है चैप्टर VA के अंदर। ये सेक्शन अधिकारियों को ये पावर देता है कि वो ड्रग्स के धंधे से बनाई गई कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट, उसे जब्त कर सकते हैं। मकसद एकदम साफ है,
क्राइम की कमाई को ही खत्म कर दो। और ये प्रॉपर्टी जब्त करने के नियम भी बहुत सख्त है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोषी की प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसके रिश्तेदारों की, उसके एसोसिएट्स की संपत्ति भी इसके दायरे में आ सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर होता है। मतलब आरोपी को साबित करना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर्टी लीगली कमाई गई है, सरकार को नहीं। अच्छा, अब इतने सख्त प्रावधानों के बीच इस कानून में एक ऐसी चीज भी है जो सजा की जगह सुधार का एक रास्ता दिखाती है, और ये सच में काफी सरप्राइजिंग है। ये है सेक्शन 64A। ये उन लोगों को प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी देता है, मतलब कानूनी कार्रवाई से बचाता है, जो नशे की लत के शिकार हैं और खुद अपनी मर्जी से इलाज के लिए आगे आते हैं। ये कानून का एक ऐसा पहलू है जहां सजा से ज्यादा रिहैबिलिटेशन पर जोर दिया गया है। तो सवाल है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये इम्यूनिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन पर कंजम्पशन का या स्मॉल क्वांटिटी रखने का चार्ज है। शर्त यह है कि उन्हें खुद वॉलंटरीली इलाज के लिए जाना होगा और पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर वो केस नहीं चलाया जाएगा। ये वाकई सजा से बचकर जिंदगी पटरी पर लाने का एक रास्ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ है चैप्टर VA, जो ड्रग्स से बने पैसे और प्रॉपर्टी को निशाना बनाता है, और दूसरी तरफ है सेक्शन 64A, जो एडिक्शन की समस्या से जूझ रहे लोगों को एक दूसरा मौका देता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 1985 में बना ये कानून आज की मॉडर्न दुनिया में कितना रेलेवेंट है? क्या ये सजा और सुधार के बीच एक सही बैलेंस बना पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।